अक्सर मर्द अपने से छोटी या आधी उम्र की लड़कियों को दिल दे बैठते हैं, पर जब उनकी जवानी ढलती है तब उसका अंजाम क्या होता है, शायद वे कभी सोच ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी दीपा की है। बैडमिंटन खेलते खेलते दीपा शादीशुदा और अपने से दो गुनी उम्र के बबलू से इस कदर प्यार करने लगी कि अपने घर वालों के खिलाफत के बावजूद भी उसने बबलू से शादी कर ली और आगे चलकर सुमन नाम की एक महिला के साथ बढ़ी नजदीकी ने दीपा को समलैंगिक संबंधों तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गोस्वामी है और आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। मम्मी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी एक बात बुरी लग सकती है और वो यह है कि सुमन आंटी जो आपकी सहेली है उनका यहाँ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और तो और मेरे दोस्त तक कहते हैं कि वह पूरी तरह से गुंडी लगती है। बेटे यशराज की यह बात सुनकर माँ दीपा उसे देखते ही रह जाती है। दीपा बेटे को समझाते हुए बोलती है कि बेटा, सुमन आंटी अपने गांव की प्रधान है। वह ठेकेदारी भी करती है। वह आदमियों यानी मर्दों की तरह कपड़े पहनती है, उनकी तरह से काम करती है, इसलिए वह ऐसा दिखती है। वैसे एक बात बताऊं कि वह स्वभाव से बहुत अच्छी है। माँ और बेटे के बीच जब यह बहस हो रही थी तो वहीं कमरे में बैठे दीपा के पति बबलू उनसे रहा नहीं जाता है और बीच में बोल उठते हैं। दीपा, यश जो कह रहा है वो तो ठीक ही कह रहा है, उसकी बात अपनी जगह सही है। मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होती हो। यश बच्चा है, उसे हमारे काम धंधे आदि की समझ नहीं है, पर आप तो समझदार हैं। आपको यह तो पता ही है कि सुमन ने हमारे एनजीओ में कितनी मदद की है। दीपा ने पति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मदद की है तो क्या हुआ? क्या वह अपना हिस्सा नहीं लेती है? और 8 महीने पहले उसने हमसे जो 3.5 लाख रुपए लिए थे अभी तक नहीं लौटाए। पति बोलता है। माँ और बेटे के बीच छिड़ी बहस में अब पति जो था वो पूरी तरह से शामिल हो चुका था। बच्चों के सामने ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? दीपा गुस्से में बोलती है। यह बात तुम क्यों नहीं समझती? मैं कब से तुम्हें समझाता आ रहा हूं कि सुमन से दूरी बना लो। दीपा गुस्से में मुंह बनाकर दूसरे कमरे में चली जाती है। बबलू ने भी दीपा को उस समय मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि 2-4 घंटे में वह नॉर्मल हो जाएगी। बबलू सिंह दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के इस्माइलगंज में रहता था। कुछ समय पहले तक इस्माइलगंज एक गांव का हिस्सा होता था, लेकिन शहर का विकास होने के बाद अब वह भी शहर का हिस्सा हो गया। बबलू सिंह ठेकेदारी का काम करता था, इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, इसलिए वह आर्थिक रूप से मजबूत भी था। उसकी शादी निर्मला नामक एक महिला से हो चुकी थी। शादी के 15 साल बाद भी निर्मला मां नहीं बन सकी थी। इस वजह से वह अक्सर तनाव में रहती थी। बबलू सिंह को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। उसी दौरान उसकी मुलाकात लखनऊ के ही खजुआ रकाबगंज मोहल्ले में रहने वाली दीपा से हो जाती है। वह भी बैडमिंटन खेलती थी। दीपा बहुत ही सुंदर थी। जब वह बन ठन कर निकलती थी तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। बैडमिंटन खेलते खेलते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 40 साल का बबलू उसके आकर्षण में ऐसा बंधा कि शादीशुदा होने के बावजूद खुद को संभाल न सका। दीपा उस समय 20 साल की थी। बबलू की बातों और हाव भाव से वह इतना प्रभावित हुई कि दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंध में बंध जाते हैं। प्रेम हो जाता है। उनके बीच प्यार इतना परवान चढ़ता है कि उन्होंने शादी करने का फैसला तक ले लिया।
दीपा के घर वालों ने उसे बबलू से विवाह करने की इजाज़त नहीं दी। इसकी एक वजह यह भी थी कि एक तो बबलू दूसरी बिरादरी का था और दूसरा बबलू पहले से शादीशुदा था। लेकिन दीपा उसकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार थी। पति के द्वारा दूसरी शादी करने की बात सुनकर निर्मला नाराज हुई, लेकिन बबलू ने उसे यह कहकर राजी कर लिया कि तुम्हारे मां न बनने की वजह से दूसरी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पति की दलीलों के आगे निर्मला को चुप होना पड़ जाता है, क्योंकि शादी के 15 साल बीत चुके थे और उसकी कोख जो है अब तक सूनी थी। लिहाजा न चाहते हुए भी उसने पति को सौतन लाने की सहमति दे दी। घर वालों के विरोध को नज़रअंदाज करते हुए दीपा ने अपने उम्र से 2 गुने बबलू से शादी कर ली और वह उसकी पहली पत्नी निर्मला के साथ ही रहने लगी। करीब 1 साल बाद दीपा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम यशराज रखा गया। बेटा पैदा होने के बाद घर के सभी लोग बहुत खुश थे। उसके अगले साल दीपा को एक और बेटा होता है, जिसका नाम युवराज रखा जाता है। इसके बाद तो बबलू दीपा का खास ध्यान रखने लगता है। बहरहाल दीपा बबलू के साथ बहुत खुश थी। दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया। अब यशराज जॉर्ज इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ रहा था और युवराज सेंट्रल एकेडमी में कक्षा 7 में। दीपा भी 35 साल की हो चुकी थी और बबलू 55 साल का। उम्र बढ़ने की वजह से वह दीपा का उतना ध्यान नहीं रख पाता था। ऊपर से वह शराब भी पीने लगा था। इन्हीं सब बातों को देखने के बाद दीपा को महसूस होने लगा था कि बबलू से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा, जो होना था हो चुका। बबलू का 2 मंजिला मकान था। पहली मंजिल पर बबलू की पहली पत्नी यानी निर्मला अपने देवर देवरानी और ससुर के साथ रहती थी। नीचे के कमरे में दीपा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उनके घर से बाहर निकलने के 2 रास्ते थे। दीपा का बबलू के परिवार के बाकी लोगों से कम ही मिलना जुलना होता था। वह उनसे बातचीत भी कम ही किया करती थी। बबलू को शराब पीने की लत हो जाने की वजह से उसकी ठेकेदारी का काम भी लगभग बंद सा हो गया था। तब उसने कुछ टेम्पो खरीद कर किराए पर चलवाना शुरू कर दिए थे। उनसे होने वाली जो कमाई थी उससे घर परिवार चलता था, घर का खर्चा चलता था। शुरू से ही ऊंचे ख्यालों और सपनों में जीने वाली दीपा को अब अपनी जिंदगी बोरियत भरी लगने लगी थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए दीपा ने सन 2006 में ओम जागृति सेवा संस्थान के नाम से एक एनजीओ बना लेती है। उधर बबलू का जुड़ाव भी समाजवादी पार्टी से हो जाता है। अपने संपर्कों की बदौलत उसने एनजीओ को कई प्रोजेक्ट दिलवाए। इसी बीच सन 2008 में दीपा की मुलाकात सुमन सिंह नामक एक महिला से होती है। सुमन सिंह गुंडा करनैलगंज के कटरा शहबाजपुर गांव की रहने वाली थी। वह थी तो महिला, लेकिन उसकी सारी हरकतें पुरुषों वाली थी। पैंट शर्ट पहनती थी, बाय कट बाल रखती थी। सुमन निर्माण कार्य की ठेकेदारी का काम करती थी। उसने दीपा के एनजीओ में काम करने की इच्छा जताई। दीपा को इस पर कोई एतराज न था, लिहाजा वह एनजीओ में काम करने लगी। सुमन एक तेज तर्रार महिला थी। अपने संबंधों से उसने एनजीओ को कई प्रोजेक्ट भी दिलवाए। तब दीपा ने उसे अपनी संस्था का सदस्य बना दिया। इतना ही नहीं, वह संस्था की ओर से सुमन को उसके कार्य के एवज में पैसे भी देने लगी। कुछ ही दिनों में सुमन के दीपा से पारिवारिक संबंध बन गए। दीपा को ज़्यादा से ज़्यादा बन ठन कर रहने का जो है आदत था, सजने संवरने का शौक था। वह हमेशा बन ठन कर और ज्वेलरी पहन कर रहती थी। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसमें गजब का आकर्षण था। उसे देखकर कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था।
एनजीओ में काम करने की वजह से सुमन दीपा को अक्सर अपने साथ ही रखती थी। दीपा इसे सुमन की दोस्ती समझ रही थी, पर सुमन पुरुष की तरह ही दीपा को प्यार करने लगी थी। एक बार जब सुमन दीपा को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, तो दीपा ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक महिला हूं। तुम मुझे इस तरह निहार रही हो जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को देख रहा हो। दीपा, तुम मुझे अपना प्रेमी ही समझो। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूं। सुमन ने मन में दबी बातें उसके सामने रख दी। सुमन की बातें सुनते ही वह चौंकते हुए बोली, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं दो लड़कियां आपस में प्रेमी प्रेमिका हो सकती हैं? दीपा, मैं लड़की जरूर हूं, पर कभी कभी लड़के सा बदलाव महसूस होता है। मैं सब कुछ लड़कों की तरह करना चाहती हूँ, प्यार और दोस्ती सब कुछ। इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पति और बच्चे हैं। दीपा ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें पति और बच्चों से अलग थोड़ी ना कर रही हूँ। हम दोस्त और पति पत्नी दोनों की तरह रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। दीपा, मैं सच कह रही हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब रहना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, पर कभी यह बातें किसी और से ना कह देना। दीपा ने सुमन से अपना पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। दीपा, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे सुमन नहीं छोटू के नाम से पुकारा करो। समझ गई। आज से मैं तुम्हें सुमन नहीं छोटू ही पुकारा करूंगी। इतना कहकर सुमन और दीपा करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच आत्मीय संबंध बन गए थे। सुमन ने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दिन दीपा के साथ मंदिर जाकर शादी भी कर लेती है। सुमन के करीब आने से दीपा के जीवन में एक नई उमंग महसूस होने लगा था कि कोई तो है जो उसे इतना प्यार कर रहा है। इसके बाद सुमन एक प्रेमी की तरह उसका खास ख्याल रखने लगी थी। समय गुजरने लगता है। दीपा के पति और परिवार को इस बात की कोई भनक नहीं थी। वह सुमन को उसकी सहेली ही समझ रहे थे। एनजीओ के काम के कारण सुमन अक्सर ही दीपा के साथ उसके घर पर रुक जाया करती थी। सुमन को भी शराब पीने का शौक था। बबलू भी शराब पीता था। कभी कभी सुमन बबलू के साथ ही पीने बैठ जाती थी, जिससे सुमन और बबलू की दोस्ती हो गई। सुमन के लिए उसके यहाँ रुकना अब और ज्यादा आसान हो चुका था। उसके रुकने पर बबलू भी कोई ऐतराज नहीं करता था। वह भी उसे छोटू कहने लगा। साल 2010 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए, तो सुमन ने अपने गांव कटरा शहबाजपुर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। सुमन सिंह का भाई विनय सिंह करनैलगंज थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश था। उसके पिता अवधराज सिंह के खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे करनैलगंज थाने में दर्ज थे। दोनों बाप बेटों की दबंगई का गांव में खासा प्रभाव था, जिसके चलते सुमन ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाती है। उसने गोंडा के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की बहन सरोज सिंह को भारी मतों से हराया था। ग्राम प्रधान बनने के बाद सुमन सिंह सीतापुर रोड पर बनी हिमगिरी में एक फ्लैट लेकर रहने लगती है। सन 2010 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने अपने संबंधों की बदौलत फिर से ठेकेदारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा के लिए वह 32 mm की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी साथ रखने लगी। उसकी और दीपा की दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी। सुमन किसी न किसी बहाने दीपा के पास ही रुक जाती थी। ऐसे में दीपा और सुमन एक साथ ही रात गुजारते थे। यह सब बातें धीरे धीरे बबलू और उसके बच्चों को भी पता चलने लगी थी। तभी तो उन्हें सुमन का उनके यहाँ आना अच्छा नहीं लगता था। सुमन महीने में 20-25 दिन दीपा के घर पर रुकती थी। शनिवार और रविवार को वह दीपा को अपने साथ
हिमगिरी कॉलोनी ले जाती थी। दीपा को सुमन के साथ रहना कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा, लेकिन अब वह सुमन से उकता गई थी। एक बार सुमन ने दीपा से किसी काम के लिए 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे। तयशुदा वक्त गुजर जाने के बाद भी सुमन ने जब पैसे नहीं लौटाए तो दीपा ने उससे तकादा करना शुरू कर दिया। तकादा करना सुमन को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दीपा जब कभी उससे पैसे मांगती तो सुमन उससे लड़ाई झगड़ा कर बैठती थी। 27 जनवरी 2014 की देर रात करीब 9 बजे सुमन दीपा के घर अंगुली में अपना रिवॉल्वर घुमाते हुए पहुंचती है। दीपा और बबलू में सुमन को लेकर सुबह से ही बातचीत हो चुकी थी। अचानक उसके आ धमकने से वे लोग पसोपेश में पड़ गए थे। क्या बात है छोटू, आज तो बिल्कुल माफिया अंदाज में दिख रहे हो, दीपा कहती है। इसके पहले कि सुमन कुछ कहती, बबलू ने भी पूछ लिया, छोटू अकेले ही आए हो क्या? नहीं, भतीजा बिपिन और उसके दोस्त शिवम मुझे छोड़कर चले गए। कई दिनों से दीपा के हाथ का बना खाना नहीं खाया था, उसकी याद आई तो चली आई मैं। सुमन और बबलू बातें करने लगे तो दीपा किचन में चली गई। सुमन ने भी फटाफट बबलू से बातें खत्म की और दीपा के पीछे किचन में पहुंचकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। पति और बच्चों की बातें सुनकर दीपा का मूड सुबह से ही खराब था। वह सुमन को झिड़कते हुए बोली, छोटू ऐसे मत किया करो, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। यह सब उनको बुरा लगता है। उस समय सुमन नशे में थी, उसे दीपा की बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि दीपा उससे बेरुखी दिखा रही है। वह बोली, दीपा तुम अपने पति और बच्चों के बहाने मुझसे दूर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी बातें सब समझती हूँ। दीपा और सुमन के बीच बहस बढ़ चुकी थी। दोनों की आवाज़ सुनकर बबलू भी किचन में पहुंच गया। लड़ाई आगे न बढ़े इसके लिए बबलू सिंह ने सुमन को रोका और उसे लेकर ऊपर कमरे में चला जाता है। वहां दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में खाने के समय सुमन ने दीपा को फिर से भरा भला बुरा कहा। दीपा को भी लगा कि शराब के नशे में सुमन घर पर रुककर हंगामा करेगी। उसकी तेज आवाज़ पड़ोसी भी सुनेंगे, जिससे घर की बेइज्जती होगी, इसलिए उसने उसे अपने यहाँ रुकने के लिए मना लिया। बबलू सिंह ऊपर के कमरे में सोने चला जाता है। दीपा के कहने के बाद भी सुमन उस रात वहां से नहीं जाती है, बल्कि वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। 28 जनवरी 2014 की सुबह दीपा के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। वह उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी किचन में सुमन पहुंच जाती है। वह उस समय भी नशे की अवस्था में ही थी। उसने दीपा से कहा, मुझसे बेरुखी की वजह बताओ, इसके बाद ही पराठे बनाने दूंगी। सुमन, अभी बच्चों को स्कूल जाना है, नाश्ता बनाने दो, बाद में बात करेंगे। पहली बार दीपा ने छोटू के बजाय सुमन कहा था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहकर सुमन ने हाथ में लिया रिवॉल्वर और ऊपर किया और किचन की छत पर गोली चला दी। गोली चलते ही दीपा डर जाती है। वह बोली, सुमन होश में आओ। इसके बाद वह उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ी। सुमन उस समय गुस्से में उबल रही थी। उसने उसी समय दीपा के सीने पर गोली चला दी। गोली चलते ही दीपा वहीं गिर पड़ती है। गोली की आवाज़ सुनकर बच्चे किचन की तरफ आते हैं। उन्होंने माँ को फर्श पर गिरा देखा तो वह रोने लग जाते हैं। बबलू उस समय ऊपर के कमरे में था। बच्चों की आवाज़ सुनकर वह और उसकी पहली पत्नी निर्मला भी नीचे आ जाते हैं। निर्मला सुमन से बोलती है, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, यह गिर पड़ी है, इसे कुछ चोट लग गई है, सुमन ने जवाब दिया। निर्मला ने दीपा की तरफ देखा तो उसके पेट से खून बहता नजर आया। वह सुमन पर चिल्ला पड़ी, छोटू तुमने इसे मार दिया। दीपा की हालत देखकर बबलू के आंसू निकल पड़े। उसने पत्नी को हिला डुला कर देखा, लेकिन उनकी सांसें तो बंद हो चुकी थी। वह रोते हुए बोला, छोटू यह तुमने क्या कर दिया? वह दीपा को कार से तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए।
जहां डॉक्टरों ने दीपा को मृत घोषित कर दिया। चूंकि घर वालों के बीच सुमन घिर चुकी थी, इसलिए उसने फोन करके अपने भतीजे विपिन सिंह और उसके साथी शिवम मिश्रा को वहीं बुला लेती है। तभी सुमन ने अपना रिवॉल्वर विपिन सिंह को दे दिया। विपिन ने रिवॉल्वर से बबलू के घर वालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब घर वाले उल्टे उन पर हावी होने लगे तो वे दोनों वहां से भाग गए। तब अपनी सुरक्षा के लिए सुमन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बबलू के भाई बलू सिंह ने गाजीपुर थाने फोन करके दीपा की हत्या की खबर देता है। घटना की जानकारी पाते ही थाना प्रभारी नवेंद्र सिंह सिरोही, एएसआई रामराज कुशवाहा, सीटीडी प्रभारी सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, रूपा यादव, ब्रजमोहन सिंह के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। हत्या की सूचना पाते ही एसएसपी लखनऊ प्रवीण कुमार, एसपी हबीबुल हसन और सीओ गाजीपुर विशाल पांडे भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बबलू के घर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर सबसे पहले सुमन को हिरासत में लिया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर दीपा की लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। पुलिस ने थाने लाकर सुमन से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। इसके बाद कांस्टेबल अरुण कुमार सिंह, शमशाद, भूपेंद्र वर्मा, राजेश यादव, उषा वर्मा, अनीता सिंह की टीम ने विपिन को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे हत्या में प्रयोग की गई रिवॉल्वर और सुमन की ऑल्टो कार नंबर UP 32 BL 6080 बरामद कर ली, जिससे ये दोनों फरार हुए थे। देवरिया जिले के भटनी कस्बे का रहने वाला शिवम गणतंत्र दिवस की परेड देखने लखनऊ आया था। वह एक होनहार युवक था। लखनऊ घूमने के लिए विपिन ने उसे 1 से 2 दिन और रुकने के लिए कहा था। उसे क्या पता था कि यहाँ रुकने पर उसे जेल जाना पड़ जाएगा। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 302, 506 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 29 फरवरी 2014 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले सुमन अपने किए पर पछता रही थी। उसने पुलिस से कहा कि वह दीपा से बहुत प्यार करती थी। गुस्से में उसका कत्ल हो गया। सुमन के साथ जेल गए शिवम को लखनऊ में रुकने का पछतावा हो रहा था। दोस्तों, अपराध एक तूफान की तरह होता है। वह अपने साथ उन लोगों को भी तबाह कर देता है जो उससे जुड़े नहीं होते हैं। दीपा और सुमन के गुस्से के तूफान में शिवम के साथ विपिन और दीपा का परिवार, खासकर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हुए। दोस्तों, यह कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपना विचार हम तक अवश्य पहुंचाएं। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।